डॉक्टर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। जी7 में जो होना है, कहा जा रहा है कि आतंकवाद पे भी चर्चा होगी। हालाँकि जी7 वो देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, जो अर्थव्यवस्था के मामले में ऊँचे हैं, उन लोगों के बीच चर्चा होती है। इसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये सब भी शामिल हो रहे हैं उसके प्रतिनिधि। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद पे चर्चा होगी? एक दूसरा ये कि डेमोक्रेसी पर जब बात होती है तो क्या भारत में डेमोक्रेसी देख पा रहे हैं? और तीसरी बात ये कि क्या आपको लग रहा है कि वहाँ जाएँगे तो भारत कुछ अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगा और आतंकवाद के मामले में भारत की बात लोग सुन पाएँगे? जी, धन्यवाद धनंजय कुमार। पहला सवाल जो आप आतंकवाद के बाद जो उठाया है, देखिए, इस मुद्दे पे हर एक देश का देश की राय अलग है। अमेरिका एक नज़र से देखता है, वेस्ट यूरोप एक नज़र से देखता है, भारत और दूसरे अन्य देश जैसा साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील है, वो अपने नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, हम बेसिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से कश्मीर में और दूसरे पार्ट्स भारत के जो आतंकवाद से घटना हुई है, उससे हम दोषी हैं, आई मीन अफेक्टेड हैं। और जो साउथ अफ्रीका नजरिया है, वो जो इजराइल गाजा में कर रहा है, वो आतंकवाद कहते हैं। हमास फ्रीडम फाइटर्स की नजर से वो देखते हैं। जहां तक अमेरिका का रवैया है, देखिए, वो जो भी इजराइल करता है वो समर्थन करते हैं। और खुद अमेरिका भी इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करता आ रहा है। अब जो शाम के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस्लामिक स्टेट के लीडर थे, वो भी आतंकवाद में मुलविस थे। और वेस्ट यूरोप जो है वो ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है। कुछ लोग जैसा स्पेन है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और दूसरे देश हैं, आयरलैंड, वो कहते हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो आतंकवाद है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो जो भी है, अलग अलग राय, बेसिक पॉइंट ये है कि जो मासूम लोग शिकार होते हैं ये आतंक के, उसको खंडन करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो या भारत में हो या अमेरिका में हो या कहीं और भी हो। जो मासूम लोग इसके शिकार होते हैं उनका कोई दोष नहीं है। और कुछ ग्रुप रिलीजन को इस्तेमाल करके, चाहे वो इस्लाम हो या जुडाइज्म हो या बुद्धिज्म हो या हिंदुज्म है, जो भी है, उसको इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पावर के लिए अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका खंडन होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है कई साल पहले, उसमें अभी कोई सहमति नहीं हुई है, क्योंकि पूरे दुनिया के देश 193 स्टेट्स जो यूएन मेंबर्स हैं, वो अलग अलग राय रखते हैं। इसलिए कोई यूनानिमिटी और कंसेंसस हो नहीं पाया, क्योंकि अलग अलग देश अपना अपना नजरिए से देखते हैं। जी, जो दूसरा सवाल आप जरा ब्रीफली दोहराएंगे, इफ यू डोंट माइंड। उसको डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को लेकर जी, के बात हो हाँ, रही हाँ। थी। जी, जी। देखिए, अब डेमोक्रेसी, ये पूरे जी7 देश जो है अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी मानते हैं और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। जबकि यूक्रेन में अलग रूल्स होते हैं, गाजा में अलग रूल्स होते हैं, और ईरान के खिलाफ रूल्स होते हैं, और भारत का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे वो नजरअंदाज करते आ रहे हैं और पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से बचाते रहते हैं। तो ये लिबरल डेमोक्रेसी जो है, ये अपनी मनमानी करते हैं। जैसा अब पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट भेज दिए कि आप क्रिमिनल हैं बोल के। वहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू और दूसरे लीडरों को अरेस्ट वारंट दिया और उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा दिए। और ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज का सब सेलेक्टिव इस्तेमाल करना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर और लिबरल डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेके। देखिए, वहां अमेरिका में इतने ब्लैक्स को मारा जाता है, इमिग्रेंट्स को बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। खुद हमारे बाशिंदे हथकड़ियां डाल के मिलिट्री प्लेन में यहाँ भेजे, जो कि कोलंबिया लेने से इनकार कर दिया, और दूसरे 2-3 देश। तो ये डेमोक्रेसी इस तरह से ट्रीट करती है ह्यूमन बींग्स को स्लेवरी की तरह।
तो अगर चीन में कुछ घटना हुई तो बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, या ईरान में या कोई अफ्रीका देश में। अगर अमेरिका में हजारों के जो ब्लैक्स मारे जाते हैं और लाखों के जो जेलों में है छोटी-छोटी मसलों के लिए, तो उनका ह्यूमन राइट्स उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो अमेरिका अफगानिस्तान में, लिबिया में, शाम में और इराक में हजारों के लोगों को मार दिया, वो उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है, लिबरल डेमोक्रेसी यही सिखाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री थे, जब गुजरात का ये दंगे हुए 2002 में, तो नरेंद्र मोदी जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं को बचना चाहिए जिससे हम बाहर के देशों के सामने शर्मिंदा होंगे। तो बीजेपी जो है, एनडीए पिछले 10-12 सालों से ये पोलराइजेशन पे ही थ्राइव कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और सोसाइटी को बांट रहे हैं, और यही नीति बाहर भी अपनाने के लिए कोशिश करे। वहाँ अमेरिका में वो रॉ एजेंट पकड़ा गया, हरदीप सिंह नज्जर खालिस्तान का मामला में वो उलझा गया। तो ये बांग्लादेश के साथ अब ममता बनर्जी के साथ होम मिनिस्टर वही कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन जो डोमेस्टिक सिचुएशन में कर रहे हैं, वो समझते हैं कि बाहर भी वही कर सकते हैं, बल्कि बर्तानिया में या कनाडा में या अमेरिका में या दूसरे देशों में। तो जबकि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है यहाँ, और गाजा की मिसाल के तौर पे गाजा के इशू पे डेमोन्स्ट्रेशन अलाउ नहीं करते, पोस्टर्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस उनको टारगेट किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जाके लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोल के बड़ा प्रचार करते हैं, लेकिन जब दूसरे देश हमें देखते हैं कि क्या डेमोक्रेसी है यहाँ, कैसा फंक्शनिंग हो रही है, तो उस पर सवाल उठ खड़े होते हैं। एक मिसाल के तौर पे पिछली बार यूएस कांग्रेशनल कमिटी रिपोर्ट उसमें आई थी कि पहली बार उन्होंने ये बताया था कि बीजेपी पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एंटी माइनॉरिटी प्लैंक पे स्पीचेस और प्रोपेगेंडा करके वोट हासिल किए, और इसकी वजह से बीजेपी पे या भारत पे सैंक्शंस लगाना चाहिए बोल। ये पहली बार कांग्रेस रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी गई है जिसमें बीजेपी का नाम लिया गया है कि उन्होंने कम्युनल एजेंडा इस्तेमाल करके वोट लिया, और इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ है, और इसकी वजह से सैंक्शंस थोपना चाहिए, जैसा रूस पे, ईरान पे, चीन पे और दूसरे मुल्कों पे लगाए हुए। तो इसको भी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट पर दबाव डालने के लिए, खालिस्तान का मसला और रॉ एजेंट के मसला के अलावा। तो जो डोमेस्टिक पॉलिसी हम लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ रुजू करते हैं बातों में, तो उसको रियलिटी में भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, तीसरा सवाल आप। सवाल था कि अडानी को लेकर के यहाँ चर्चा चल रही है कि अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी को जाना ही था। लोकतंत्र कहाँ है, हम आपने बता भी दिया, और लोकतंत्र में हम कहाँ हैं। हम देश में रोज देख रहे हैं कि संसद हो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कहीं लोकतंत्र दिखाई नहीं पड़ता है। और आपने जो जी, यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट की बात कही वो तो कही। क्या अडानी जी, को लेकर के मोदी जी जा रहे हैं और लग रहा है कि कुछ बात हो पाएगी, क्योंकि आतंकवाद पे क्या बात होगी ये भी समझने वाली बात है। जी जी, जी। जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, देखिए 15-20 दिन से पूरे पार्टीज वाले स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही है, और ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री वहां उपस्थित नहीं थे। तो ये एक तरीके से ये गवर्नमेंट के हिकारत की नजर अपोजिशन को और डेमोक्रेसी को लेके जो है कई सवाल उठते हैं। जहां तक अदानी का मसला है, ये जो है इतना बड़ा संगीन प्रॉब्लम है, वहाँ कोर्टों में गया है, और इससे हमारी कंट्री का इमेज इतना खराब हुआ है कि ये गवर्नमेंट को इंक्वायरी करना चाहिए था कि ये बंदा वहां जाके करप्शन केस में कैसा मुलविस हुआ। अगर कोई दूसरा बंदा होता अपोजिशन का या जो भी, उन पे अभी तक कार्रवाई करके जेल में पकड़ के डाल देते। क्योंकि अदानी मोदी के खास दोस्त हैं गुजरात से, और
उनको पार्टी के लिए फंड्स देते होंगे और दूसरा सपोर्ट करते होंगे। तो जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, चाहे इजराइल में या श्रीलंका में या दूसरे देशों में, सिर्फ अदानी को कैसा फायदा पहुंचाना यही बात करते हैं मेन। भारत को कैसा आगे लेके जाना, क्या एग्रीमेंट्स करना, वो दूसरी बात है। लेकिन पहली बात, पहला नजरिया जो है उनका मेन अपने दोस्त को कैसा उनके प्रोजेक्ट्स और उनका नफा और प्रॉफिट बढ़ाना, ये समझते हैं। मुझे याद आ रहा है जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे, वो डावोस कॉन्फ्रेंस में स्विट्जरलैंड गए थे, उनसे कई सवाल पूछे गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप कर्नाटका में क्या प्रोजेक्ट लाते हैं। मतलब वो भूल गए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। उसी तरह ये प्राइम मिनिस्टर भी जो है नरेंद्र मोदी अदानी के मिनिस्टर लगते हैं बाहर जब जाते हैं, तो सिर्फ उनका जो है मेन मुद्दा होता है अपने दोस्त को कैसा फायदा पहुंचाना, और बाकी जो है देश का अगर समय हुआ तो आता है। तो इसी वजह से ये अमेरिका को ये एक लीवरेज मिल गया कि अदानी इशू को, कोर्ट के इशू और करप्शन इशू को लेके हमारे गवर्नमेंट पे और भारत पे दबाव डाल रहे हैं। और बार बार ये सीज फायर का 15 बार उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के, मैंने सीज फायर का अरेंजमेंट किया, और लाखों के भारतीय और पाकिस्तानी मर जाते थे। और उन्होंने 2 दिन पहले जब चांसलर, जर्मन के चांसलर से मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया कि मैं इतना बड़ा और महान काम किया जंग रुकवाने का कि भारत प्रधानमंत्री हमें क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम इतना अनग्रेटफुल हैं बोल के उन्होंने कहा। तो मतलब वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनकी तारीफ करेंगे या सराहना करेंगे और उनको रेकमेंड करेंगे कि आप बहुत बड़ा काम कर दिए दुनिया में, जो आप यूक्रेन में नहीं कर सके या गाजा में नहीं कर सके या ईरान के साथ नहीं कर सके, तो हम आपको नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड करते हैं। तो अब भारत के विश्व गुरु उनको क्यों रेकमेंड करेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप मोदी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनको रेकमेंड करे कि इनको नोबेल प्राइज पहले में। तो दोनों में कशमकश चल रही है, विश्व गुरु और सुपर विश्व गुरु के बीच में टकराव हो रहा है। तो अदानी का मसला जो है इसमें फंस गया है, और आतंकवाद ये सिर्फ कवर है। आतंक के इशू पे भारत का ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है साइड इशू बन गया है, और मेन इशू ट्रंप को टैरिफ और ट्रेड, उनकी रग में जो है, जैसा नरेंद्र मोदी की रग में तिजारत और कॉमर्स और बिजनेस है, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी वही मामला है कि टैरिफ और ट्रेड, दिन भर रात भर वही सोचते रहते हैं, वही करना चाहते हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, चीन हो, मेक्सिको हो वगैरह। तब तो आतंक का सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट और कम्युनिकेट के लिए है, कुछ खास ठोस मेरे ख्याल से इसमें उभर के G7 में मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन एक हमें मुश्किल हो सकती है, और वो ये है कि ट्रंप तो फायदा दोबारा सीज फायर की तारीफ की मुंतजिर हैं, लेकिन ये अमेरिका के अलावा G7 देश भी जो है अमेरिका के साथ में हैं भारत पे दबाव डालने के लिए, ब्रिक्स के मसले को लेके। सभी देश ये G7 के हमारे ब्रिक्स में एक्टिव मेंबर के खिलाफ हैं, और वो चाहते हैं कि हम ब्रिक्स का लीडरशिप जो है अबैंडन कर दे, छोड़ दे, और रूस के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ ताल्लुकात, ट्रेड कम करें, उनसे हथियार ना खरीदे और उन पे निर्भर हो, ताकि वो हमको निचोड़ के पाकिस्तान की तरह इस्तेमाल करें, चाहे रूस को हो या चीन के खिलाफ। जी।